नमस्कार क्लास बच्चों। पाठ 2 सत्य की जीत। इस पाठ से हमने पिछले वीडियो में शब्दार्थ, प्रश्नोत्तर, मौखिक प्रश्न और एक दो शब्द उत्तर आदि कार्यों के विषय में विस्तृत चर्चा की। सभी को संपूर्ण करने की कोशिश की और सभी कार्यों को अच्छी तरह से सीखा और समझा। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हुए अब हम बचे हुए शेष कुछ अभ्यास कार्यों की चर्चा करेंगे और इस पाठ को हम आज इस वीडियो के माध्यम से पूर्ण करने की कोशिश करेंगे। चलिए बच्चों, देखते हैं बचे हुए अभ्यास कार्य क्या हैं। बच्चों, नंबर 1 अभ्यास कार्य में आपके मौखिक प्रश्न थे। पहले हमने शब्दार्थों का अध्ययन किया, फिर नंबर 1 अभ्यास कार्य में मौखिक प्रश्न, और आगे बढ़ते हुए देखेंगे हम नंबर 2 में एक दो शब्द उत्तर और नंबर 3 में प्रश्नोत्तर। तो ये हम पिछले वीडियो में सभी कार्य बहुत ही अच्छी तरह कर चुके हैं, समझ चुके हैं। अब हम आगे देखेंगे नंबर 4 अभ्यास कार्य में आपका टिक द करेक्ट ऑप्शन आंसर है। सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। नंबर 4 अभ्यास कार्य है आपका सही उत्तर के सामने सही का निशान लगाइए। तो बच्चों का नंबर है कि न्याय मंत्री मुकदमों का फैसला कैसे करते थे। न्याय मंत्री, जो राजा के न्याय मंत्री थे, वो विवादों का फैसला किस प्रकार करते थे वो। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर 1 है बेईमानी से, नंबर 2 लालच से, समझदारी से या धोखेबाजी से। तो बच्चों कैसे करते थे न्याय मंत्री? समझदारी से, अपने बुद्धिमानी से, बुद्धिमत्ता से, समझदारी से, अपने ज्ञान से ही वो फैसला करते थे। पहले जांचते थे, परखते थे, और ताकि फैसला गलत ना हो जाए, न्याय हो और वो भी जीत सत्य की हो, इसलिए वो बहुत ही ध्यान से, समझदारी से मुकदमे का फैसला किया करते थे, न्याय किया करते थे। इस तरह से बच्चों ये आपका पहला रहा। और दूसरा है मुकदमा कितने सिक्कों का था। धनपत ने गणपत को कितने सिक्के दिए थे? उसने धनपत ने कितने सिक्कों का मुकदमा गणपत के ऊपर किया था? तो यहाँ पर लिखा है पहला तो 10 मतलब 10, 80 मतलब 80। तो बच्चों ये दोनों ऑप्शन गलत हैं, इसलिए हम इनको छोड़ देंगे। फिर यहाँ लिखा है 20 और फिर लिखा है 100। तो कितने सिक्कों का मुकदमा किया था? तो बच्चों हम यहाँ पर 100 सिक्कों के लिए धनपत ने गणपत पर मुकदमा किया था, इसलिए हम 100 पर यहाँ सही का निशान लगाएंगे। फिर बच्चों आगे एक और आपका इसी में अभ्यास कार्य है, गा नंबर में है कि न्याय मंत्री ने घड़े में क्या डाला था। न्याय मंत्री ने व्यक्ति से जो दो घड़े भेजे थे, उसके उन घड़ों के अंदर उसने क्या डाला था। तो पहला ऑप्शन है फूल डाला था घड़ों के अंदर, या मिट्टी डाली थी, या सिक्का डाला था, या रंग डाला था। तो बच्चों यहाँ पर क्या डाला था उसने? एक सोने का सिक्का दोनों घड़ों के अंदर न्याय मंत्री ने डाला था, यानी कि रखा था। तो सिक्का पर हम यहाँ टिक करेंगे। इस तरह से बच्चों ये आपका रहा टिक द करेक्ट आंसर, सही उत्तर पर सही का निशान।
अब हम उसके बाद भाषा ज्ञान की बात करेंगे बच्चों। भाषा ज्ञान की का मतलब है जो आप भाषा पढ़ रहे हैं हिंदी, तो उसमें जो व्याकरण की कुछ चीज़ें आती हैं, कुछ शब्द आते हैं, उसके विषय में आपको जानकारी देना है। तो आइए भाषा ज्ञान को बहुत ही ध्यान से समझेंगे। पहला है नंबर 5 कि नीचे दिए गए शब्दों में से व्यक्तिवाचक संज्ञाएं व जातिवाचक संज्ञाएं अलग अलग करके लिखिए। तो बच्चों ये कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे गांधी जी, फिर एक शब्द है फूल, फिर एक मनुष्य, फिर एक शब्द है जयपुर, फिर मोहन, पुस्तक, भवन और कुरुक्षेत्र। ये शब्द दिए गए हैं, ये संज्ञा शब्द हैं, लेकिन इनमें से हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा शब्दों को अलग अलग लिखना है। कुछ शब्द इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा है और कुछ शब्द इसमें जातिवाचक संज्ञा। तो बच्चों हमें सबसे पहले तो ये समझना होगा कि व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, कैसे पहचान करेंगे हम कि व्यक्तिवाचक संज्ञा शब्द कौन है। तो बच्चों जिन शब्दों से हमें किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष वस्तु या किसी विशेष स्थान का ज्ञान हो, जिस शब्द से ये पता चले कि किसी विशेष व्यक्ति की बात की जा रही है या कोई विशेष जगह की बात की जा रही है या कोई विशेष वस्तु की बात की जा रही है, तो वो बच्चों व्यक्तिवाचक शब्द हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं, जो हमने अभी आपको बताया कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। अब जातिवाचक संज्ञा क्या है? जिस शब्द से संपूर्ण जाति का बोध हो, किसी एक जाति का बोध हो, तो वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे बच्चों इसमें एक शब्द लिखा है फूल, उदाहरण के लिए समझिए। तो फूल तो बच्चों बहुत प्रकार के होते हैं, गुलाब का भी होता है, गेंदे का भी होता है, गुड़हल का भी होता है, कमल का होता है, कनेर का होता है, इस तरह से बहुत सारे फूल होते हैं। तो लेकिन जब हम फूल शब्द कहते हैं तो हमारी ये समझ में आ जाता है कि फूल की बात हो रही है, और अब वो किस पेड़ का फूल है, कौन सा फूल है, इससे हमें मतलब नहीं है। फूल शब्द से हमें सारे फूलों का बोध होता है, पूरी जाति का, यानी जाति मतलब हर तरह तरह के फूल, हर किस्म के फूल। लेकिन जब फूल शब्द कहते हैं तो उसमें से सारे फूल आ जाते हैं, किसी का भी फूल हो उसको फूल कहा जाएगा। तो फूल शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तो बच्चों आइए पहले एक एक शब्द को समझें। हमने कहा था किसी विशेष व्यक्ति, तो गांधी जी क्या है? एक महान पुरुष हैं, विशेष व्यक्ति हैं, इसलिए ये शब्द कहा जाएगा व्यक्तिवाचक संज्ञा के नीचे। फिर फूल, दूसरा शब्द है फूल, तो फूल से क्या है कि पूरी फूल जाति का बोध होता है, इसलिए इसको जातिवाचक संज्ञा के कॉलम में हम लिखेंगे। फिर मनुष्य, मनुष्य से क्या है बच्चों? मनुष्य से पूरी मनुष्य जाति का बोध होता है, उसमें से वो मनुष्य यानी आदमी, स्त्री हो, पुरुष हो, बच्चा हो या गर्ल्स हो, सारे मनुष्य जाति का बोध होता है, इसलिए मनुष्य भी जातिवाचक शब्द है। फिर बच्चों लिखा जयपुर, तो जयपुर क्या है? एक विशेष जगह है, स्थान है। तो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान, यानी जयपुर एक स्थान है, तो जयपुर यहाँ व्यक्तिवाचक में आएगा। फिर मोहन, मोहन क्या है? मोहन भी एक व्यक्ति का नाम है, विशेष व्यक्ति का नाम है, तो मोहन भी व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। फिर पुस्तक, पुस्तक बच्चों एक जातिवाचक शब्द है, इससे एक पुस्तक के समूह का, जाति का पता चलता है। पुस्तक तो बच्चों कई होती है ना,
जैसे फूल कई प्रकार के होते हैं, वैसे पुस्तकें भी कई प्रकार की होती हैं, कोई मैथ की होती है, कोई हिंदी की होती है, ऐसे कोई स्टोरी की होती है, और ऐसे बहुत सारी पुस्तकें होती हैं। लेकिन जब पुस्तक शब्द कहा जाएगा तो उससे पूरी पुस्तक जाति का बोध होगा। फिर भवन, भवन बच्चों यानी कि घर। तो भवन का मतलब होता है घर। तो घर भी बच्चों कई तरह तरह के घर होते हैं, उनकी भी किस्में होती हैं। तो ये भी एक जातिवाचक संज्ञा है, इससे भी घर जाति का बोध हो रहा है। तो इसको भी हम भवन को यहाँ जातिवाचक के कॉलम में फिल कर देंगे। अब अगला शब्द कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र भी बच्चों एक जगह है, स्थान है, जहाँ पर कौरव पांडवों का युद्ध हुआ था। महाभारत में कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था, उससे क्या कहते थे? कुरुक्षेत्र। कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये एक विशेष स्थान है। तो इस तरह से बच्चों ये हमारा अभ्यास कर रहा है। ये 4 शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा वाले कॉलम में आएंगे, गांधी जी, जयपुर, मोहन और कुरुक्षेत्र। और इस तरह से ये 4 शब्द जातिवाचक के कॉलम में आएंगे, फूल, मनुष्य, पुस्तक और भवन। तो बच्चों समझ गए ना आप कि इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है आपको संज्ञा शब्दों का बोध कराना। ये बच्चों व्याकरण की बात है। जब व्याकरण में आप पाठ संज्ञा पढ़ेंगे तो इसको आप और अच्छी तरह से समझेंगे। आगे देखेंगे बच्चों नंबर 6 अभ्यास कार्य में कि नीचे दिए गए वाक्यों में सही वचन पहचान कर सामने लिखिए। ये भी बच्चों आपके व्याकरण की बात है। व्याकरण में आपका चैप्टर आता है वचन। वचन कितने प्रकार के होते हैं, वचन क्या है, तो यहाँ आपको वचन के बारे में बोध कराना है, ज्ञान कराना है। इस अभ्यास कार्य का उद्देश्य आपको वचन के बारे में बोध कराना है। तो सर्वप्रथम बच्चों ये समझेंगे कि वचन क्या है। तो बच्चों जिस शब्द से हमें एक या एक से अधिक होने का बोध हो उसे वचन कहते हैं। कोई शब्द हमें एक चीज का ज्ञान कराता है और कोई शब्द हमें अनेक चीजों का, किसी शब्द से हमें अनेक चीजों का बोध होता है। तो वो एक वचन एक शब्द का, एक वस्तु का, व्यक्ति वस्तु का ज्ञान करा रहा है तो एक वचन है, और एक से अधिक का बोध करा रहा है तो वो बहुवचन है। तो इस तरह से बच्चों हम पहला ऑप्शन देखेंगे, का नंबर में लिखा है कि पक्षी उड़ रहा है। तो बच्चों इससे आपको क्या एहसास हो रहा है कि पक्षी उड़ रहा है, मतलब कोई एक पक्षी उड़ रहा है। अगर लिखा होता बच्चों कि पक्षी उड़ रहे हैं तो यहाँ पर कई पक्षी हो जाते, लेकिन यहाँ लिखा है कि पक्षी उड़ रहा है, मतलब कोई एक पक्षी उड़ रहा है। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? एक वचन, क्योंकि उड़ रहा है तो रहा है क्रिया शब्द से उड़ रहा है, मतलब कि क्रिया से हमें पता चल रहा है कि कर्ता एक वचन है, तो हम यहाँ एक वचन लिखेंगे। अब खा नंबर में है बालकों ने गीत गाए। बच्चों क्या महसूस हो रहा है कि बालकों यानी बच्चों ने गीत गाए, मतलब एक बच्चा नहीं कई बच्चों ने गीत गाए। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? बहुवचन। जहाँ एक का बोध होता है वहाँ एक वचन लिखते हैं, और जहाँ अनेक का बोध होता है वहाँ बहुवचन लिखते हैं। इस तरह से गा नंबर देखेंगे हम, उन्होंने सबको सेव दिए। उन्होंने, अगर बच्चों उसने लिखा होता तो एक वचन होता, उसने सबको सेव दिए तो एक वचन होता, लेकिन यहाँ लिखा है कि उन्होंने। तो उन्होंने मतलब कई लोग थे जिन्होंने सेव दिए, तो हम यहाँ भी बहुवचन फिल करेंगे, उन्होंने सबको सेव दिए। आगे बच्चों महिला आ गई। महिला आ गई मतलब स्त्री आ गई।
तो यहाँ बच्चों आ गई से हमें बोध हो रहा है कि ये वाक्य एक वचन है। अब हम बच्चों दूसरा देखेंगे कि हमें कई पुस्तकें मिली। हमें कई पुस्तकें मिली मतलब मैं सिर्फ अकेला नहीं था, मेरे साथ और भी कुछ लोग थे, इसलिए उस जगह मैं की जगह हमें का प्रयोग करना पड़ा। तो हमें कई पुस्तकें मिली और एक पुस्तक नहीं मिली, एक बुक नहीं मिली, कई पुस्तकें मिली, इसलिए इसको भी हम बहुवचन की श्रेणी में रखेंगे। इस तरह से ये रहा आपका एक वचन और बहुवचन। वचन की आपको जानकारी इस अभ्यासकार के माध्यम से मिली। आगे देखेंगे बच्चों। नंबर 7 में है कि विपरीत या उल्टा अर्थ देने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। इन्हें विपरीतार्थक शब्द भी कहा जाता है। तो आपने बच्चों विलोम शब्द आप पढ़ चुके हैं या पढ़ने वाले हैं, तो उससे आप विलोम शब्द समझ गए होंगे कि जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताते हैं वो विलोम शब्द कहलाते हैं। विपरीत का मतलब भी उल्टा होता है और विलोम का मतलब भी उल्टा। तो अब हम देखेंगे यहाँ अभ्यासकार क्या कह रहा है कि नीचे दिए गए शब्दों के विपरीतार्थक शब्द लिखिए। विपरीतार्थक, विपरीत मतलब उल्टा, और अर्थक यानी अर्थ देने वाले, उल्टा अर्थ देने वाले शब्द लिखिए। तो अब किसके शब्द लिखने हैं? जैसे ये सत्य शब्द लिखा है तो सत्य का हमें उल्टा लिखना है। तो बच्चों सत्य का उल्टा क्या होता है? असत्य। इसी तरह से खा नंबर में मित्र मतलब दोस्त और शत्रु मीन्स दुश्मन। मित्र का उल्टा शत्रु होगा और दोस्त का उल्टा दुश्मन। बच्चों याद रखना है हमें कि तत्सम शब्द का विलोम तत्सम में लिखना है और तद्भव शब्द का विलोम तद्भव में लिखना है। इतना ये जरूर हमें याद रखना है विलोम शब्द लिखते समय। नंबर ग में है जन्म। जन्म का उल्टा क्या होता है? मृत्यु। जन्म का मतलब जन्म लेना और मृत्यु मतलब मर जाना। घा में है गुण और गुण का उल्टा दोष। गुण का उल्टा दोष। तो ये इस तरह से आपका नंबर 7 अभ्यास कर रहा। तो बच्चों कुछ अब यहाँ हम नया सीखेंगे। लिखा है विशेष वर्ण यानी कि व्यंजन। फा के नीचे नुक्ता, ये एक विशेष व्यंजन है। इसका उच्चारण किस प्रकार करते हैं आइए इस अभ्यासकार के माध्यम से हम समझेंगे। पहले यहाँ देखते हैं लिखा क्या है कि इस श्रृंखला के प्राथमिक चरण में आप जान चुके हैं कि हिंदी में नुक्ते वाले कुछ शब्दों को शामिल किया गया है। पहले नुक्ते वाले का, खा, गा, जा, फा वर्णों का हिंदी में प्रचलन था। समय के अनुसार, समय के साथ साथ का, खा, गा वर्णों का प्रचलन अब समाप्त हो चुका है। फा वर्ण का प्रयोग भी अपेक्षाकृत कम ही होता है। जा वर्ण के प्रयोग का अध्ययन आप कक्षा 2 और 3 में कर चुके हैं। अब जा के साथ साथ फा वर्ण का प्रयोग भी सिखाया जाएगा। बच्चों एक फा और जा आप देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये नुक्ता जा में कभी कभी कुछ शब्द आप ऐसे देखते होंगे जिसमें जा में नुक्ता लगा होता है और फा में। तो बच्चों इसका मतलब है कि हम पहले शब्द देखें। ये शब्द लिखे हैं, देखिए यहाँ पर फन लिखा है, फन, और यहाँ पर लिखा है फन। तो जहाँ पर बच्चों नुक्ता लगा होता है तो उसका उच्चारण
चेंज हो जाता है, कुछ बदल जाता है। और ये शब्द, इन शब्दों को आगत या विदेशज शब्द कहते हैं, जो बाहरी भाषाओं से हिंदी भाषा में इन शब्दों को शामिल किया गया है। तो अब बच्चों हम इनका उच्चारण कैसे करेंगे? पहले में आप अपनी बाईं तरफ देखिए, फन लिखा हुआ है। मैं फिंगर रखता हूँ, यहाँ लिखा है फन और इसमें नुक्ता नहीं लिखा हुआ, इसको हम कहेंगे फन। लेकिन जब हम यहाँ पर पढ़ेंगे तो इसमें नुक्ता लगा है, तो यहाँ हम पढ़ेंगे फन, फन और फन। इसी तरह फांस, फांस और फांसी। इसी तरह से फालसा और फालसा। इसी तरह से फलसा, फलसा और फसल। फिर बच्चों यहाँ देखेंगे कि यहाँ लिखा है फलक और यहाँ फलक, यहाँ फाल और यहाँ फालतू, यहाँ लिखा है फाटक और यहाँ फायर, यहाँ लिखा है फली और यहाँ लिखा है फलीता। तो फलक, फालतू, फायर, फलीता, फलक, फाल, फाटक और फली। इस तरह से हमें इन शब्दों का उच्चारण करना है। एक बार फिर इधर से बच्चे देखते हैं, फन, फांस, फालसा और फलसा। उच्चारण को अच्छी तरह सुनिएगा बच्चों, फन, फांस, फालसा, फलसा। अब यहाँ देखिए, फन, फांसी, फालसा और फसल। इस तरह से इनका हम उच्चारण करते हैं। आगे बढ़ेंगे बच्चों, कुछ नया कीजिए। अब ये आपकी ये आपका रचनात्मक कार्य रहा। आपको एक्टिविटीज, रचनात्मक कार्य करने हैं। तो पहला है कि कहानी की शिक्षा पर आधारित कोई अन्य कहानी कक्षा में सुनाइए। जिसमें बच्चों जिस कहानी में बच्चों सत्य की जीत हुई हो और झूठ उसमें हारा हो, ये आपको एक रचनात्मक कार्य करना है। और दूसरा, एक सुंदर घड़े का चित्र बनाकर उसे सुंदर ढंग से सजाइए तथा अपने अध्यापक अध्यापिका जी को दिखाइए। तो इस तरह से आपको बुक में चित्र बनाना है घड़े का और उसको सजाना है अच्छी तरह से। तो ये बच्चों इस वीडियो में बस इतना ही। आगे हम अगले वीडियो में अगला लेसन लेकर के अगले पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।